नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ देवेंद्र सिंह राणा, ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। राणा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेल, G20 की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। आप G20 को किस तरीके से देखते हैं? जम्मू कश्मीर के तारीख में ये एक संग मील है जी, और मैं ये समझता हूँ कि G20 का जो टूरिज्म का इवेंट कश्मीर में सफलतापूर्वक आज संपूर्ण हुआ, इसके बहुरूपी माने हैं। राइट। जहाँ कश्मीर के लोगों ने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया कि पथराव की सियासत, हड़ताल की सियासत, नारेबाजियों की सियासत, आतंकवाद की सियासत, पाकिस्तान की मदाखलत को दरकिनार करते हुए उन्होंने एक कश्मीर की अपनी तहजीब के मुताबिक लोगों का स्वागत किया जी। और रोजमर्रा की जिंदगी हिस्बे मामूल चली और पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया कि पाकिस्तान और जो उसके हिमायती जम्मू कश्मीर में बैठे हैं उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारत ने अपने आप को एक असर्टिव नेशन के तौर पे दुनिया के सामने खड़ा करके लाया, जहां भारत ने ये बता दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। जी। और जी। चाइना और पाकिस्तान को ये बता दिया कि कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है और अगर कोई मुद्दा है तो वो केवल और केवल वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और इस बात को एंडोर्स किया जितने भी देश वहां आए। जी। अगर आप देखें G20 के देश वहां सभी आए, केवल चाइना नहीं आया, तो सारे के सारे देश वहां आए क्योंकि पाकिस्तान तो उसका हिस्सा ही नहीं है। जी। तो मैं ये समझता हूं जहां इसको एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर को, जहां टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, वहां हमने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत ने अपने आप को दर्शाया है एक मजबूत तरीन देश से जो अपने देश को सुरक्षित रख। दो सवाल एक साथ मैं पूछूंगा आपसे। एक तो आपने ये कहा कि उन्होंने अपनी सोसाइटी ने, कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया, लेकिन वहीं अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि काफी सारे यूथ को अरेस्ट करके रखा था इसको सफल बनाने के लिए। दूसरा सवाल, अगर हम देखें कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चाइना, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी, ये कंट्रीज नहीं आया, इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, बिलावल भुट्टो समिट से पहले यहाँ आए और वहाँ POK में उन्होंने बड़े भाषण किए और धमकियाँ भी दी। मैं समझता हूँ उनकी बौखलाहट है। पाकिस्तान टूट रहा है और टूटता पाकिस्तान जो है वो अब हड़बड़ाहट में है और वो ये समझ रहा है कि आतंकवाद और आतंकवाद का जो इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में है उसको तहस नहस करने में कामयाब हुई है भारत सरकार। और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार ने अमन और शांति की फ़िज़ा वहाँ लाई है और वहाँ पे एक सामान्य हालात बनाए हैं और उस वजह से उनकी बौखलाहट है। और पाकिस्तान जो है उनका जो बोलना और उनके जो यहाँ हिमायती हैं उनका बोलने का कोई मायने नहीं रखता। जहाँ तक चाइना का सवाल है, अरुणाचल में भी उन्होंने एतराज़ किया, अरुणाचल में भी G20 की मीट हुई, लद्दाख में भी उन्होंने एतराज़ किया, G20 की मीट हुई, कश्मीर में भी उन्होंने एतराज़ किया, हुई। और जहाँ तक आपने कहा कि सऊदी अरेबिया और तुर्की, इजिप्ट, इनकी दो की बात की, इनके भी प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ शिरकत कर रहे थे। लेकिन मैं ये बता दूं कि OIC के देशों का भाग लेना
मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा धक्का है पाकिस्तान के लिए। और चाइना को भी ये संदेश चला गया कि भारत के अंदरूनी मामलात में कोई दखल देगा भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के इस वक्त अपने आपस में जो रिश्ते हैं उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन G20 में ये मत भूलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, जो और G20 देश केवल चाइना नहीं है। G20 देश जो हैं वो उन देशों का आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 80% ग्रॉस जो वर्ल्ड प्रोडक्ट है, जो जिसे दुनिया के वो कहते हैं, वो उनके पास है। G20 जो है वो 75% इंटरनेशनल ट्रेड को 65% तो पूरी पॉपुलेशन है और 60% पॉपुलेशन जो है वो G20 का हिस्सा है। तो अगर एक देश नहीं आया और एक देश जो हिस्सा ही नहीं है पाकिस्तान G20 का, वो अगर वो बोल रहा है तो मैं समझता हूँ उसके कोई मायने नहीं रखते। और इसका एक अच्छे ढंग से हो जाना, अमन से हो जाना, और जो बाहर के डेलीगेट्स आए उनका एंडोर्स करना कश्मीर को और भारत को, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी आज उपलब्धि है। और 1983 में जब यहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था तो वो ज़मीन उन्होंने वो पिच खोद दी थी। जी। उसके बाद 1983 के बाद बहुत पानी झेलम में बह चुका है और 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की झेलम जो है वो राणा साहब, एक मेरा सवाल रह गया, वो कौन सी ताकतें जो कहती हैं, मतलब इतना बड़ा आयोजन आपको करने का अवसर मिला है, इंडिया को बड़ा प्राइड है, और उसके बावजूद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये कहते हैं कि यूथ को पकड़ के रखा है, जेलों में डाल के रखा है ताकि पत्थरबाजी ना, एक मैसेज ना जाए। देखिए बात ये है, ये सब लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद रेत इनकी मुट्ठी से निकल चुकी है। अब ये बौखलाहट में हैं और इनको कोई और सहारा मिल नहीं रहा, क्योंकि ना तो इनकी कोई आवाज़ वहाँ सुन रहा है, ना इनको कोई वहाँ सीरियसली ले रहा है, और ना ही इनकी बात पे कोई अमल कर रहा है। ये तो कहते थे कि G20 जो होगा यहाँ कामयाब ही नहीं होगा, तो कामयाब हुआ। स्कूल लगे, दुकानें खुली, और आपको मालूम है कि वहाँ तो एक छोटा सा परिंदा भी कहीं बाहर से आता था, दिल्ली का कोई अफसर भी आता था तो हड़ताल हो जाती थी और बंद हो जाता था, और 4-4, 5-5 दिन की हड़ताल के कैलेंडर होते थे, किसी ने कोई हड़ताल नहीं की। और लोग इतने, कश्मीर में आप देखिए किस तरह से लोगों ने इस्तकबाल किया जो आए थे, एक खुशी की उमंग की लहर है कश्मीर में। और मैं समझता हूँ ये जो जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाने की कोशिश की, ये खसियारी बिल्ली खंबा नोचे। हम समझते हैं जम्मू वाले कि कश्मीर में G20 के इवेंट होने का एक इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है। ये लोग जो यहाँ आके कह रहे थे कि जम्मू वाले कहाँ हैं, उनको मैं बता देना, जम्मू वाले यहीं हैं और जम्मू वाले यहीं रहेंगे और जम्मू वाले कायम हैं और जम्मू वाले अपने आप को संभाल लेंगे। आपको जो तकलीफ हो रही है, मिर्ची इनको लग रही है कि कश्मीर में कैसे हो गए इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट और G20 का। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये मौका दिया जम्मू कश्मीर को कि ये इवेंट करने का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमित शाह साहब का और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सारे के सारे अफसरों का, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का और सबका। ये बजाय ये कहते हैं कि इतने सामान्य तरीके से हुआ, ये क्या कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई है, क्यों नहीं बढ़ानी है सिक्योरिटी? एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और एक इंटरनेशनल, आप तो यहाँ एक मंत्री आता था उसकी आने पे आप सारा शहर बंद कर देते थे, यहाँ तो शहर खुला है। और अगर सिक्योरिटी की जा रही है, जब चाइना, पाकिस्तान और मुल्क जो हैं वो वहाँ डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं और लोग जो है वो अमन से रहना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं देनी है? और मैं मुबारकबाद देता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज को भी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये इवेंट करवाया। ये इवेंट जो है ये सेरा है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, और मैं मुबारकबाद सबको देना चाहता हूँ। राणा साहब, सभी मेहमानों को डोगरी पगड़ी पहनाई गई, ये क्या संकेत था? डोगरी पगड़ी, कश्मीरी पश्मीना, यही तो जम्मू कश्मीर है जी। जम्मू कश्मीर यही तो है।
ये सही माने में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा क्या ये करा। लोगों के लिए जवाब है जो बार बार ये कह रहे थे कि जम्मू को क्यों छोड़ा गया? वो कह रहे थे कहा किसने? डोगरी। कहा किसने? उनको क्या तकलीफ है कि उनके कश्मीर में हो रहा है? उनको जम्मू याद आ गया जी। उनको कोई तकलीफ, उनको सबसे बड़ी ये तकलीफ है कि उनके आका जो हैं दुनिया में, उनको ये कष्ट था कि ये कैसे हो रहा है। जी। ये इवेंट जो है ये ग्लोबल मैसेज है। ये विनोद जी, आप बड़े एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने जम्मू कश्मीर के हालात और दुनिया के हालात पे एक बड़ी पैनी नज़र रखी है और आप एक जम्मू कश्मीर के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समझ सकते हैं इस इवेंट का सक्सेसफुली होना कश्मीर में एक दुनिया को मैसेज है कि कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर कहाँ है, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो एक फॉल्स नैरेटिव, मोटिवेटेड नैरेटिव चिल्ला चिल्ला के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर के लोगों ने भी जवाब दे दिया कि हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हम भी जो देश भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्रोथ स्टोरी को अनलीश किया है उसका एक हिस्सा बने और हम भी तरक्की की राह पे आगे बढ़ें। आज जो ये इवेंट के बाद पूरी दुनिया के लिए एक संदेश कि कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर आइए। यहाँ आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 में बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ, हम सब जानते हैं, ऐतिहासिक फैसला लिया गया। और आज G20 का कश्मीर में सफल आयोजित होना, इनको कैसे देखते हो आप? ये बड़ा कोरिलेटेड है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपसे कहा, आज दुनिया को पता लग गया कि कश्मीर जो है, जो भारत का हिस्सा था, है और भारत का हिस्सा रहेगा, वो अमन और शांति के साथ लोग रह रहे हैं। और दूसरा एक संदेश पूरी दुनिया को चला गया कि कश्मीर का मुद्दा जो है कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो चंद लोग हैं जो मुद्दा है, और अगर कोई मुद्दा रह गया है तो वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। देयर इज़ नो कश्मीर इशू जी। और दूसरा मैसेज ये चला गया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश दुनिया में उभर के आ रहा है, विश्व गुरु बनने की कगार में है, और एक संदेश दे दिया कि हमारे अंदरूनी मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो। हम अपना घर संभालना जानते हैं, हमारा घर है, जम्मू कश्मीर हमारा है, अरुणाचल हमारा है, लद्दाख हमारा है। हम जब G20 हर जगह करेंगे, अपने देश के हर हिस्से में करेंगे, आपके कहने या आपकी मुदाखलत से कुछ नहीं होगा। संवैधानिक बदलाव के बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्री में भी गए, यूनाइटेड नेशन में OIC के मेंबर्स आए। मैं समझता हूँ वो भी एक एंडोर्समेंट है कि उनकी बात। और आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, मिडिल ईस्ट कंट्री से भी आ रही है और बाकी जगह से भी आ रही है जम्मू कश्मीर में। तो ये मेरे ख्याल में एक किस्म से सैंक्शन है टू पाकिस्तान कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। आप टेररिज्म का ये जो बोलबाला आप चला रहे हैं, मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया एक तरफ आ रही है कि टेररिज्म के खिलाफ सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि टेररिज्म जो है, टेररिज्म को शिकस्त देनी है। और पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। चाइना जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाइना के अपने इंटरेस्ट से। और समझिए आप, जम्मू कश्मीर जो है, एक तरफ हमारे पास चाइना है हमारे बॉर्डर पे, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो आप कहते हैं जी सिक्योरिटी क्यों दी जी? क्यों नहीं देनी जी? सिक्योरिटी देना क्यों नहीं देना? ये हमारा फर्ज है, मान है, उनकी सुरक्षा हमारा फर्ज है। और बड़े आराम से उनको सुरक्षा दी और खुलेआम वो घूमे। जी राणा साहब, चाइना का पाकिस्तान से प्रेम क्या दिली है या फिर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इन्वेस्ट कर चुका है चाइना? देखिए, आपको जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी जी। चाइना के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी हैं, और जो ग्लोबल इस वक्त चेंजेस आ रही हैं, चाइना को कुछ फुटहोल्ड चाहिए और चाइना पाकिस्तान में वो फुटहोल्ड बना रहा है। चाइना और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस में है, उसको मदद चाइना से चाहिए।
और जहाँ अमेरिका का सवाल है, अमेरिका भी टेररिज्म में पूरी तरह से टेररिज्म के ख़िलाफ़ है और वो नहीं चाहता है कि टेररिज्म हो। पाकिस्तान, चाइना ने अपने मुल्क में जो मुसलमानों के साथ किया है yes. और उनको कौन सा प्यार जाग गया पाकिस्तान के साथ जी। वैसे भी मैं ये समझता हूँ चाइना नहीं आया, लेकिन अगर चाइना कश्मीर में आता तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी मुसलमान चाइनीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है, जो जिस किस्म का जुल्म उन्होंने मुसलमानों में अपने मुल्क में किया है, मैं समझता हूँ शायद ऐसा जुल्म किसी ने किया ही नहीं है किसी मुल्क में एक कम्युनिटी के खिलाफ। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट है और चाइना इसलिए अपनी वो कर रहा है, चाइना अपने आप को असर्ट करना चाहता है और चाइना असर्ट कर रहा है। तो असर्शन में चूंकि हम नेबर्स हैं तो नेबर्स के सामने वो असर्ट करना चाहता है, लेकिन बड़े फर्मली, बड़े एस्ट्यूटली यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ये संदेश दे दिया है कि यू बी वेयर यू आर, वी आर हेयर and we are here to stay. We know what we are doing. It is our nation. We will drive it our way. जब और आपने देखा जिस किस्म से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे और कई कंट्री, जापान गए थे और बाकी कंट्रीज में गए थे, पैसिफिक नेशंस में गए, किस तरह का इस्तकबाल हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने एक भारत की, ये जब प्रधानमंत्री जी की छवि बढ़ती है तकलीफ बड़ी होती है हमारे लोगों को, पर ये नहीं समझते कि भारत की छवि बढ़ रही है। जब कोई आदमी कहता है कि नरेंद्र मोदी जी का मैं फैन बनता हूं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहता है, तो ये भारत को सल्यूट है। पिछले 9 बरस में भारत का कद दुनिया में कहां पहुंचा, इसका अगर आप एनालिसिस करें तो आपको अंदाजा होगा भारत कहां है आज जी। और भारत ने जिस तरह अपने आप को संभाला इस सारे कोरोना काल में या बाकी चीजों में, मैं ये समझता हूं कि आज दुनिया में भारत का लोहा मान। राणा साहब, हम विदेश नीति की बात करते हैं और हम अक्सर कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बड़ी कारगर और बड़ी मजबूत है। वहीं हम देखते हैं कि टर्की में आपदा आती है, उसमें हम सबसे पहले उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो बैकस्टैबिंग करते हैं। इसमें शामिल ना हो करके उसने बैकस्टैबिंग की है। देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो टर्की है या यूक्रेन का मसला है, बेसिकली जो हमारी फिलॉसफी है वो वासुदेव कुटुंबकम का जी, वासुदेव। और प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया है, उसमें पूरी दुनिया आती है और उनका ये मकसद है कि इंसानियत की बुनियाद पे पूरे दुनिया को इकट्ठा करके जो दुनिया पे आपदाएं आ रही हैं उनमें हम इकट्ठा करें, और उसमें उन्होंने लीड ली है। आप उनका भाषण जापान में सुनिए, G7 में सुनिए या बाकी जगह सुनिए, वो सबको इकट्ठा लेकर जो चीज़ें उनको कर रहे हैं और उनका एक कद है। अब जब यूक्रेन की जंग छिड़ी तो आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ लोगों ने देखा कि ये इस मसले का हल कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की देश में जो हमारी विदेश नीति है, उस विदेश नीति में जहाँ हम लोग मजबूत सामने आए हैं, वहाँ हमने देश के हित को सबसे ऊपर रखकर, सर्वप्रथम रखकर जो समन्वय बनाया है बाकी देशों के साथ और बाकी देशों के लोगों के साथ, उससे देश की जो अपनी छवि है वो बहुत ऊपर गई है। जी राणा साहब, एक तरफ यूएसए बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ है, दूसरी ओर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालती है, उसमें भी यूएसए का बड़ा रोल रहा है। यानी वो डबल स्टैंडर्ड यूएसए पे। मैं ये समझता हूं कि अब मैं इसमें विदेश नीति पे कमेंट्री करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान से दूर होना चाहता है, लेकिन शायद कहीं अमेरिका ये सोचता होगा कि अगर हम बिल्कुल ही पाकिस्तान को छोड़ दें तो चाइना पूरा का पूरा कब्जा कहीं नहीं कर ले, तो इसलिए वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे के उनको रखना चाहते हैं। मेरे अंदाजे से अमेरिका नहीं चाहता कि टू पुश देम टू द वॉल टोटली, कि भाई दे दो, भाई चाइना को ही दे दो और चाइना के हवाले ही कर दो, क्योंकि चाइना पूरी तरह से चाहता है कि सारा इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में चाइना हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल अमेरिका और दुनिया की ताकतें ये नहीं चाहती कि एक मुल्क जो अनस्टेबल है इस रीजन में, एक मुल्क जो इकोनॉमिकली इस रीजन में वीक है, क्योंकि एक वीक अनस्टेबल नेशन
जो है वो डिजास्टर्स हो सकता है, और वो न्यूक्लियर पावर भी है। और इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका का ये सोच है और बाकी कंट्रीज़ की कि अगर हम बिल्कुल इसको फाइनेंशियली स्टाफ कर देते हैं और ये टोटली चाइना की गोद में जाके बैठ जाता है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ऐसा ना हो कि ये चाइना का एक्सटेंशन बन जाए पाकिस्तान, तो इसलिए वो शायद ये कर रहे हैं। जी, ये भी भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने G20 को भी हैक करने की कोशिश किया है, अपना कमल का फूल लोगों के नीचे लगा दिया। वो तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट भी नहीं खोलनी चाहिए, तो उनका हाँ, वो भी क्या जवाब? 20 विपक्षी दल बात सुनिए, बाइकआउट कर रहे हैं। बात सुन लीजिए। ये बीजू जनता दल चिट्ठी पढ़ी है जी, बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है उन्होंने। देखिए, देश का संविधान और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो सियासत से ऊपर है। आप उनको सियासत की दलदल में नहीं डाल सकते। देश सबसे सुप्रीम है। एक आदमी जाता है वहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में देश की बदनामी करता है, जो उनकी दादी ने भी नहीं की थी। आपने वो पढ़ा होगा। एक आदमी जाता है, कोई जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाता है। नहीं करना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, और अब जो पार्लियामेंट बनी, अब उस पार्लियामेंट पे विवाद, किस बात का विवाद? और जो अभी हाल ही में वो मैं पढ़ रहा था, गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि ये वो शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे, उस वक्त उनके जहन में ये आया, वो उनसे बना नहीं जी। और फिर ये देखिए कि किस कीमत पे कांग्रेस इस पे वो प्रपोज कर रही थी और किस कीमत पे ये बना जी। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बनाया, ये पार्लियामेंट बनाया, तो एक अच्छा पार्लियामेंट, एक फ्यूचरिस्टिक पार्लियामेंट जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, उसको अगर मजबूत किया, तो इसमें सियासत खेलने वाली क्या बात है? जी। पॉलिटिक्स आपके इशू बेस्ड है नहीं, इशू है नहीं कोई आपके पास जी। देखिए, देश तरक्की की राह पे अग्रसर हो रहा है, देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, देश विश्व गुरु बनने की कगार पे है, और हो सकता है कि अगले 20 या 25 साल में देश जो है वो दुनिया का सबसे मजबूत तरीन देश बन के आए, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। डेमोक्रेसी यहाँ पनप रही है, पूरी तरह से पनप रही है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं, यहाँ की एक बड़ा रॉबस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसकी सारी के सारे जो हैं, कुछ लोग हैं जिनकी दुकानदारी और इजारेदारी बंद हो गई। नहीं राणा साहब, जिन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग। एक मिनट जी, बात क्या है, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि इजारेदारियां बंद होंगी। वो इजारेदारियां जो बंद हुई, कुछ लोग हैं वो समझते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मैं पैदा हुआ तो मैं प्रधानमंत्री पैदा हुआ। जब वो पैदा होते हैं तो उनको कान में कह दिया जाता है कि भैया ये नया प्रधानमंत्री पैदा हो गया, क्योंकि वो एक घर के में पैदा हुए। कुछ ऐसे लोग हैं जब जो पैदा होते हैं वो समझते हैं हम चीफ मिनिस्टर पैदा हुए। अब परेशानी ये है कि उन्होंने ना तो स्ट्रगल की, ना कि वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में बैठे हैं। जब उनको लगता है कि वो नहीं मिल रहा तो वो बौखलाहट है, और वो बौखलाहट जो है फैसला तो लोगों ने करना है। जमहूरियत में फैसला लोग करेंगे। 2024 आ रहा है, 2024 में भारत के लोग जो है दोबारा फैसला करेंगे। राणा साहब, जिन इंस्टीट्यूशंस की आप बात करते हैं, उसी इंस्टीट्यूशन को लेकर के अपोजिशन आपको ग्रिल करने का प्रयास करती है कि आपने जितनी भी एजेंसीज हैं उसको अपने हिसाब से चला रहे हो। जो आपके खिलाफ बोलता है, ईडी उसके घर में छापा मारती है, इनकम टैक्स आ जाता है, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। देखिए, बात सुनिए, ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, ईडी और सीबीआई पहले में, ये दोनों ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं जी। किसी के घर छापा पड़ता है, वहां से 2000 करोड़ रुपया निकलता है, तो उसमें क्या करेगा ईडी और सीबीआई या भाजपा? जी। करप्शन के अगेंस्ट एक वॉर वेज की है, उसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व होगा वो उसकी गिरफ्त में आएगा। राणा साहब, बीजेपी का कोई नहीं आता है, बीजेपी वाले करप्शन नहीं करते हैं? नहीं, अगर बीजेपी का भी कोई आदमी आएगा तो उसको भी कोई बचा तो नहीं रहा जी, कोई नहीं बचा रहा जी, यहाँ कोई नहीं। लेकिन आप ये मानेंगे कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में
इतने तरक्याती काम हुए, इतनी डेवलपमेंट हुई, इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आई, इतना डिफेंस को किया गया, लेकिन किसी ने कोई लांछन करप्शन का नहीं लगाया। क्या कोई आदमी पूरी दुनिया में ये रफेल को लेकर के, मेरी एक बात, रफेल को क्या लेकर के बात प्रधानमंत्री, रफेल भी क्लियर हो गया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की जात पे कोई उंगली उठा सकता है? और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की जरूरत है कि कुछ कर जाए? ये कमजोर लीडरशिप नहीं है विनोद जी, ये बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है। और भारत का बहुत बड़ा मुकद्दर है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिला, जो एक ना केवल भारत का एक नेता है, दुनिया का एक स्टेट्समैन है और एक बहुत मजबूत तरीन एडमिनिस्ट्रेटर, फ्यूचरिस्टिक विजनरी। जी राणा साहब, सवाल बड़े थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। सवाल जितने भी हों विनोद जी, एक बात याद रखिए, G20 के संपन्न होने पे, कश्मीर पे, इवेंट पे, जम्मू कश्मीर मजबूत हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग मजबूत हुए और भारत ने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया और जम्मू कश्मीर ने दुनिया को संदेश दे दिया कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय थे और हम भारतीय रहेंगे। और जो ताकतें और जो उनके यहाँ के केले चांटे, जो उनके वहाँ स्टूजेस हैं, वो सबको एक मुंह तोड़ जवाब दिया। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।